नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को परफेक्शन IAS का टेस्ट संख्या 7 करवाने जा रहा हूं। इसमें भी लगभग पॉलिटी के ही टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। इसके पहले आप लोग को बता दूं कि 6 प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं, सारे के सारे प्लेलिस्ट में हैं, जाकर चेक करें, उन सब वीडियोज़ को देखें। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में को उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटते क्रम में अगर व्यवस्थित करने का कहा जाए तो बी होगा कि सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद केरल में। देखिए, आप लोग को पता होगा कि लोकसभा में टोटल 545 सीटें होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लोकसभा सदस्य हैं, जहां से कि 80 है। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सीट हैं? तो 80। जबकि सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम लोकसभा में न्यूनतम सदस्य भेजता है, जिसमें से एक एक भेजता है। कहाँ कहाँ से एक एक भेजता है? तो सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, इन तीनों जगहों से सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम से एक सदस्य और उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य भेजा जाता है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सदस्य भेजा जाता है, और तमिलनाडु की बात करें तो 39 सदस्य लोकसभा सदस्य भेजा जाता है। वहीं बिहार की बात करें तो आपको पता होगा 40, और केरल की बात करें तो मात्र 20। तो 20 सदस्य लोकसभा सदस्य केरल से, 40 लोकसभा सदस्य बिहार से, 39 लोकसभा सदस्य तमिलनाडु से और पश्चिम बंगाल से 42। वहीं यूपी से 80 लोकसभा सदस्य और नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम से एक एक सदस्य भेजा जाता है। संसद की कौन सी समिति सबसे बड़ी है? तो वो है प्राक्कलन समिति। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए। सबसे बड़ी जो समिति है वो है विभागीय स्थायी समिति होता है। इसमें टोटल 31 सदस्य होते हैं। इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। विभागीय स्थायी समितियां जो होता है ना, इसमें टोटल संख्या में 24 होता है। कितना होता है? 24 समितियां। इनमें से देखा जाए तो 31 सदस्य होते हैं। हर एक में, प्रत्येक में कितना होता है? 31। इन 24 में से एक एक में 31 होता है, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होता है। 10 राज्यसभा से होता है। और हम अगर बात करें प्राक्कलन समिति की तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने? 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और सार्वजनिक उपकरणों में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, संसद की कौन सी समिति सबसे बड़ी है? तो विभागीय समिति। इसमें देखिए 24 समितियों के द्वारा बनाए जाते हैं विभागीय स्थायी समिति, और हर एक स्थायी समिति में 31 सदस्य, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इस 24 मिलके बने हैं विभागीय स्थायी समिति, और इन 24 में से हर एक में 31 सदस्य होते हैं। चलिए क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे किसे कोई विदेशी योगदान अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है? तो कौन नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गैर सरकारी संगठन, NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑफिस। निम्नलिखित में से किसे किसे कोई विदेशी योगदान अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है? तो गैर सरकारी संगठन। विधान परिषद के साथ राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक के पारित होने के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। सही कथन का चुनाव हो जाएगा सी। विधान परिषद द्वारा पेश किए गए विधेयक अगर विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो निष्प्रभ माना जाता है। विधान परिषद द्वारा पेश किए गए विधेयक अगर विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो निष्प्रभ माना जाता है।
क्वेश्चन फिर से सुनेंगे कि विधान परिषद के साथ राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक के पारित होने के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो सही कथन हो जाएगा कि विधान परिषद द्वारा पेश किए गए विधेयक अगर विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो निष्प्रभ माना जाता है। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सदन के सामूहिक विशेषाधिकार का हिस्सा है? तो वो कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार और दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से संसद के सामूहिक विशेषाधिकारों का हिस्सा है? तो वो है बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार और दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन संसदीय प्रक्रिया में भारतीय नवाचार हैं? तो वो हो जाएंगे आंसर ई। देखिए, शून्यकाल जो कि प्रश्नकाल के विपरीत कार्यवाही के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह बिना किसी पूर्व सूचना के मामलों में उठाने के लिए संसद के सदस्यों के लिए उपलब्ध एक अनौपचारिक उपकरण है। ठीक है, अब देखिए, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यसूची अर्थात सदन के नियमित कार्य शुरू नहीं हो जाती। यह संसदीय कार्यवाही के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है और इसे 1962 से अस्तित्व में लाया गया है। 1962 से तो ये भारतीय नवाचार में शून्यकाल आ गया। आगे सुनिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये भी भारतीय नवाचार ही है। इसमें क्या होता है कि यह संसद में एक सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उस मामले पर एक आधिकारिक बयान मांगने के लिए पेश किया जाता है। शून्यकाल की तरह यह भी संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है और इसको हम लोग 1954 से अस्तित्व में है। बहरहाल शून्यकाल के विपरीत कार्यवाही के नियमों में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को निम्नांकित अवधि से अधिक दिनों तक विलंबित नहीं कर सकती है। तो 14 दिनों तक। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को निम्नांकित अवधि से अधिक दिनों तक विलंबित नहीं की जा सकती है, 14 दिन तक। वह अधिकतम अंतराल क्या है जिसके दौरान संसद की बैठक नहीं हो सकती है? तो वो है 6 महीना। वह अधिकतम अंतराल क्या है जिसके द्वारा संसद की बैठक नहीं हो सकती है? तो 6 महीना। किस मंत्रिय मंडल समिति कैबिनेट कमेटी के अक्सर सुपर कैबिनेट के रूप में वर्णित किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक मामलों की समिति। राजनीतिक मामलों की समिति। किस मंत्रिमंडल समिति कैबिनेट कमेटी का अक्सर सुपर कैबिनेट के रूप में वर्णित किया जाता है? तो राजनीतिक मामलों की समिति। निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट कमेटी का गठन किया जाएगा? तो वो किया जाएगा निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति। निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट कमेटी का गठन किया जाएगा? तो निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित पता करने के लिए कहा जाता है, तो इसका सही सुमेलित हो जाएगा बी, अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त कोष होने पर। अनुपूरक अनुदान कब मिलता है? अनुदान का प्रकार है, इधर इस साइड में देखिएगा तो अनुदान के प्रकार हैं और एक तरफ उद्देश्य हैं। तो अनुपूरक अनुदान का उद्देश्य क्या होता है? तो अपर्याप्त कोष होने पर। इसी प्रकार से इसको समझ लीजिए, अपवादानुदान। ये क्या होता है? अपवादानुदान यह एक विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है और किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं होता है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा अपवादा अनुदान में वित्तीय वर्ष के वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं होता है। अब देखते हैं प्रत्यानुदान कि प्रत्यानुदान क्या होता है। यह भारत के संसाधनों पर एक अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए दिया जाता है जब सेवा के परिमाण या अनिश्चित प्रकृति के कारण मांग को आम तौर पर बजट में दिए गए विवरण के साथ नहीं बताया जा सकता। अतः यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिए गए ब्लैंक चेक के समान होता है।
तो ब्लैंक चेक के अनुसार ये हो जाएगा। अब सांकेतिक अनुदान या टोकन अनुदान, ये क्या होते हैं? ये होते हैं टोकन अनुदान, यानी कि सांकेतिक अनुदान क्या होता है? तो यह तब दिया जाता है जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए विनियोग द्वारा निर्धारित उपलब्ध कराई जा सके। एक सांकेतिक राशि के अनुदान अनुदान मांग 1 रुपया लोकसभा के मतदान के लिए प्रस्तुत की जाती है, और यदि अनुमति दी जाती है तो धन उपलब्ध कराया जाता है, मतलब 1 अनुपात के लिए, 1 रुपया के लिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर नहीं होगा। देखिए, अपवादा अनुदान को अगर अंग्रेजी में अगर बोलें तो एक्सेप्शनल ग्रांट बोलते हैं। एक्सेप्शनल ग्रांट को क्या बोलते हैं? अपवादा अनुदान। और सांकेतिक अनुदान को टोकन ग्रांट बोलते हैं। और वोट ऑफ क्रेडिट, ये किसको बोलते हैं? वोट ऑफ क्रेडिट, तो अनुपूरक अनुदान को बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। सप्लीमेंट्री अनुपूरक अनुदान को सप्लीमेंट्री ग्रांट बोलते हैं, और प्रत्यानुदान को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट, ऐसे भी इसके इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है बढ़िया से, कि अपवादा अनुदान को एक्सेप्शनल ग्रांट बोलेंगे, अनुपूरक अनुदान को सप्लीमेंट्री ग्रांट बोलेंगे, प्रत्यानुदान को वोट ऑफ क्रेडिट, और सांकेतिक अनुदान को टोकन ग्रांट बोलेंगे। तो आप लोग को अब याद हो गया होगा। मैं एक बार फिर से इस चीज़ को याद करवा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से भूलेंगे नहीं। देखिए, अपवादा अनुदान क्या होता है? तो यह एक विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है और किसी भी वित्तीय वर्ष के वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं होता है। मतलब ये वित्तीय वर्ष के वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं होता है। अनुपूरक अनुदान तो ये पता ही हो गया कि आप पर्याप्त कोष होने पर दिया जाता है। और प्रत्यानुदान को क्या बोलते हैं? तो वोट ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है? तो ये होता है ब्लैंक चेक के। और टोकन अनुदान क्या होता है? हमने बताया था 1 रुपया वाला, इसको टोकन अनुदान बोलते हैं, टोकन ग्रांट। निम्नलिखित में से किसे भारत की अच्छी सरकार गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिनियम के रूप में जाना जाता था? तो वो जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किसे भारत की अच्छी सरकार का अधिनियम के रूप में जाना जाता था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार चुनाव के उपयोग के लिए समिति और अप्रत्यक्ष प्रावधान किए हैं? तो वो किए हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार चुनाव के उपयोग के लिए समिति और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत परिभाषित आरक्षित विषय था? ये क्या था? तो वो था पुलिस। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत परिभाषित आरक्षित विषय था? तो पुलिस। रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा डैश में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी? तो वो की गई थी रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा डैश में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 1932 में रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा डैश में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी, अगस्त 1932। किस अधिनियम ने द्वारकी यानी द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनोमी की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम ने द्वैध शासन डायरकी को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनोमी का शुरुआत की? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों पर स्थापित नहीं की गई थी? तो वो नहीं की गई थी दिनेश गोस्वामी समिति। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों पर स्थापित नहीं की गई थी? तो दिनेश गोस्वामी समिति। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 263।
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद राज्य के विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाने से संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 212। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद राज्य के विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाने से संबंधित नहीं है? तो 212। 212 देख लीजिए। 249 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति है। 249 में संसद की शक्ति है राज्य सूची के किसी मामले में संबंध से कानून बनाना। और 252 आर्टिकल में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाना। अनुच्छेद 253 में क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान। और 212 में क्या कहा गया है? न्यायालयों को विधायिका की कार्यवाही की जांच नहीं करनी चाहिए, ये 212 में कहा गया है। कानून के मामले में निम्न में से किसके अनुसरण से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को निहित है? तो वो है कनाडाई मॉडल से। कानून के मामले में निम्न में से किसके अनुसरण से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को निहित है? तो कनाडाई मॉडल से। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है? तो अगर देखा जाए 311 तो ये नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण ये नहीं है बल्कि 312 है इसके जगह पे। 312 में ही नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण किया जाता है। और अगर हम बात करें 262 तो इससे सही है कि अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के लिए है। अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के लिए अनुच्छेद 262। 248 कानून की अवशिष्ट शक्ति। अनुच्छेद 248 में क्या प्रावधान है? तो कानून की अवशिष्ट शक्ति। 355 में क्या है? तो केंद्र बाहरी आक्रमण से हर राज्य की रक्षा करेगा। केंद्र बाहरी आक्रमण से हर राज्य की रक्षा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा एक्ट अधिनियम 1996 के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछ रहा है। किसके बारे में? पेशा एक्ट 1996 के बारे में। तो देखिए पेशा एक्ट क्या था। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 19 के प्रावधान 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू नहीं होती है। जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे भाग 9 लागू नहीं होता है। हालांकि संसद इन प्रावधानों को ऐसे क्षेत्रों में विस्तारित कर सकती है ऐसे अपवादों और संसाधनों के विषयाधीन जिसे वह निर्दिष्ट करें। इस प्रावधान के तहत संसद ने पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अधिनियम किया, जिसे लोकप्रिय रूप से पेशा का अधिनियम या विस्तार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अब समझ में आ गया ना कि पेशा क्या होता है? ये होता है प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। यही है शेड्यूल एरियाज। पेशा का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होना चाहिए कि प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, ये होता है पेशा का फुल फॉर्म। तो ये कब आया था? 1996 में। तो इसके तहत गलत कथन पूछ रहा है। तो देखिए गलत कथन तो ये हो जाएगा कि 9 राज्यों ने इसके अनुपालन हेतु कानून बनाए। कितने राज्यों में? 9 राज्यों में, जो कि गलत है। देखिए अगर देखा जाए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर एक राज्य विधान प्रथागत कानून सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के प्रारंभिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप होगा। 10 राज्यों में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हैं। कौन से 10 राज्यों में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है? तो आंध्र प्रदेश में भी 5वीं। सीधा समझिए कि जहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग रहते हैं वहाँ पे 5वीं अनुसूची होगा। तो कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। झारखंड जब बिहार में अटैच था तो झारखंड के नाम से नहीं बल्कि बिहार में माना जाता था कि यहाँ अनुसूची 5 है। क्योंकि झारखंड हमारे बिहार में नहीं है तो अनुसूची 5 भी हमारे बिहार में लागू नहीं है। एक बार 10 राज्य फिर से सुनेंगे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। सभी 10 राज्यों ने संबंधित पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके अपेक्षित अनुपालन कानून बनाए हैं। यानी कि इसमें 9 राज्य नहीं बल्कि 10 राज्यों में ये पेशा एक्ट लागू है। अब देखिए ये वाला तो सही कर दिया, 9 राज्य में नहीं बल्कि 10 राज्य में।
पेशा एक्ट 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा और संरक्षण के लिए सक्षम होगी। गौण खनिजों के नीलामी द्वारा दोहन हेतु रियायत प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। माने किसी गांव में अगर जहां अनुसूचित 5 लागू है जिस राज्य में, तो उस राज्य के में अगर कहीं कोई संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, अगर भारत सरकार उसका दोहन करना चाहती है तो उस जगह के ग्राम सभा जो होंगे उससे परमिशन लेना आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की एकात्मक विशेषता है? तब वो है एकल नागरिकता। निम्नलिखित में से कौन संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकल नागरिकता। निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय बताया है? तो वो बताया है केसी वेयर ने। निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय बताया है? केसी वेयर ने। किस मामले के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रकृति में संघीय माना और संघवाद को बुनियादी ढांचे का हिस्सा कहा? तो वो है बोमई केस 1994। किस मामले के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रकृति में संघीय माना और संघवाद को बुनियादी ढांचे का हिस्सा कहा? तो बोमई केस 1994। भारतीय नागरिकता किस पर आधारित है? तो भारतीय नागरिकता आधारित है जूस सेंगुइन और एकल नागरिकता। जूस सेंगुइन और एकल नागरिकता। देखिए, जूस सेंगुइन के बारे में आपको दृष्टि के प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था। फिर से देख लीजिए कि जूस, एक्चुअली ये सेंगुइन को सोली भी बोला जाता है। सोली जूस सेंगुइन को जूस सोली भी बोला जाता है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मिट्टी का कानून। जूस सोली सबसे आम माध्यम है जो एक व्यक्ति किसी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करता है। एक्चुअली जूस सेंगुइन अलग है और जूस सोली अलग है। तो जूस सेंगुइन के बारे में अब बताता हूँ। अभी मैंने बताया जूस सोली के बारे में कि एक लैटिन शब्द है। जूस सोली क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मिट्टी का कानून। जूस सोली सबसे आम माध्यम है जो एक व्यक्ति किसी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करता है, जूस सोली। और जूस सेंगुइन क्या होता है? नामक एक अन्य प्रणाली तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता या पूर्वजों के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है। भारत जूस सेंगुइन के सिद्धांत का पालन करता है। इसके अलावा भारत एकल नागरिकता की प्रणाली का पालन करता है। तो जूस सेंगुइन समझ में आ गया आपको? जूस सेंगुइन क्या होता है? तो जूस सेंगुइन होता है कि भारतीय नागरिकता इससे भी प्राप्त होता है, लेकिन यह माता पिता के आधार पे होता है कि माता पिता अगर भारतीय हैं तो वो भी बच्चे भी भारतीय होंगे। और जूस सोली वो होता है कि मिट्टी का कानून जिसको कहते हैं, जिसका अर्थ होता है माने ये आम माध्यम है। जूस सोली सबसे आम माध्यम है जो एक व्यक्ति किसी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करता है। तो भारत ये वाला फॉलो करता है एकल नागरिकता, लेकिन जूस सोली फॉलो नहीं करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो वो लाया जाता है मूल प्रस्ताव, सबस्टेंटिव मोशन। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो मूल प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव क्या होता है कि यह राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने जैसे बहुत महत्वपूर्ण मामले से निपटाने वाला एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 30 नंबर। 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के बारे में सत्य है? सत्य कथन बोल रहा है। तो इस सत्य कथन ये हो जाएगा, राज्यसभा को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। राज्यसभा को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। राज्यसभा को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। किसका? स्थगन प्रस्ताव को। अब 31 नंबर। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पूरक प्रश्न किसके में पूछे जा सकते हैं? तो क्यों? क्योंकि देखिए, तो पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसके संदर्भ में? तो ये देख लेते हैं कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा इसके लिए निर्धारित किया जाता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं, मंत्री आमतौर पर उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, एक तो तारांकित, एक अतारांकित और संक्षिप्त सूचना। ठीक है, तो इन तीनों में से ही पूछे जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए?
अब देखिए व्हीप यानी सचेतक, नहीं कहते हैं कि व्हीप जारी हो गया है, यानी सचेतक के पद का उल्लेख किस आधार पर किया गया है, तो वो किया गया है संसदीय सरकार के सम्मेलन के आधार पर। व्हीप यानी सचेतक के पद का उल्लेख किस आधार पर किया गया है, तो संसदीय सरकार का सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यक्ष के माने स्पीकर के कार्यालय के संदर्भ में सत्य है। अभी सत्य कथन पूछ रहा है। तो अध्यक्ष का चुनाव का तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। अध्यक्ष का चुनाव का तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है, ये सत्य कथन है। दोहरी सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो सही विकल्प है कि यदि एक मौजूदा सदस्य दूसरे सदन के लिए चुना जाता है तो पहले सदन में स्थान खाली हो जाती है। दोहरी सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो यदि एक मौजूदा सदस्य दूसरे सदन के लिए चुना जाता है तो पहले सदन में स्थान खाली हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोजित करवाता है। ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग बता सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोजित करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग। 36 नंबर, संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तो संविधान द्वारा तय ही नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तो संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है। देखिए, संविधान के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया है और इसे संसद पर छोड़ दिया है। तदनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने प्रावधान किया कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। देखिए, 6 वर्ष का तो माना गया है, पर ये संविधान के अनुसार नहीं माना गया है, संसद ने माना है। संसद पे छोड़ दिया गया था, इसलिए संसद ने माना है कि 6 साल तक होगा। तो अगर संविधान से पूछा जाए तो तय नहीं किया गया, और संसद से पूछा जाए तो 6 साल तक। निम्नलिखित में से कौन सा दल बदल के आधार पर आयोग घोषित हो सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ई। आंसर क्या हो जाएगा? ई। देखिए, संविधान में यह भी कहा गया है कि 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर आयोग होने पर किसी व्यक्ति को संसद सदस्य आयोग घोषित कर दिया जाएगा। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न पर सभापति द्वारा राज्यसभा के मामले में और लोकसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा। एक सदस्य दल बदल कानून के तहत आयोग हो जाता है यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ठीक है, इसके द्वारा। फिर यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यदि वह ऐच्छिक रूप से उसे पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है, यदि वह पार्टी के प्रवक्ता के निर्देश के विपरीत मतदान करता है या मतदान करने से मना कर देता है, तो ये सारे ही कथन सत्य हैं। पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संबंध में यह कहना गलत होगा। क्या कहना गलत होगा? तो अनारक्षित सीटों की पर महिलाओं द्वारा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। अनारक्षित सीटों पर महिलाओं द्वारा चुनाव लड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ा जा सकता है। तो पंचायत में सीटों के आरक्षण के संबंध में यह कहना गलत होगा। क्या कहना गलत होगा? कि अनारक्षित सीटों पर महिलाओं द्वारा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, तो बिल्कुल लड़ा जा सकता है। और ये तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं। देखिए क्या है कि एससी और एसटी के लिए उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती है। एससी और एसटी में उनकी संख्या के अनुपात में सीटें क्या होती है? आरक्षित होती है। कुल सीटों में कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। कुल सीटों में कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के लिए आरक्षण 2030 तक प्रभावी है। एससी एसटी के लिए आरक्षण 2030 तक क्या है? प्रभावी है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तब वो करता है अनुच्छेद 110। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो इसका आंसर देखिए क्या है? टोकन यानी सांकेतिक कटौती प्रस्ताव
मांग की राशि में 100 रुपया की कमी, मांग की राशि में 100 रुपया की कमी टोकन करेंसी में, टोकन करेंसी में कितना, तो 100 रुपया की कमी करने कह रहा है। तो यही सांकेतिक कटौती है। देखते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है। सांकेतिक कटौती, यह एक विशेष शिकायत को हवा देता है जो भारत सरकार की जिम्मेदारी के दायरे में है। इसमें कहा गया है कि भारत की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए। ठीक है, देखिए नीति या पॉलिसी कटौती, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि यह मांग में निहित नीति की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कहा गया है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया किया जाए। सदस्य वैकल्पिक नीति की वकालत भी कर सकते हैं। और आर्थिक कटौती क्या होता है, आर्थिक कटौती जिसको इकोनॉमिक कटौती कहते हैं, इसमें होता है कि यह उस अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रस्तावित खर्च को प्रभावित कर सकती है। इसमें कहा गया है कि मांग की राशि को एक निर्दिष्ट राशि से कम किया जाए। तो आप समझ गए होंगे, इसका भी बता दिया, इसका भी बता दिया। अब चलते हैं टोकन सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है, तो वो है अनुच्छेद 267। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है, अनुच्छेद 267। प्रत्यायोजित विधान का अर्थ है, प्रत्यायोजित विधान का अर्थ है वो क्या है, कार्यपालिका विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों पर विस्तृत नियम और विनिमय बनाती है। प्रत्यायोजित विधान का अर्थ है कार्यपालिका विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों पर विस्तृत नियम और विनिमय बनाती है। निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता स्वयं लोकसभा अध्यक्ष नहीं करते हैं, तब वो नहीं करते हैं कौन है, विशेषाधिकार समिति। निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता स्वयं लोकसभा अध्यक्ष नहीं करते हैं, विशेषाधिकार समिति। 73वें संशोधन के लागू होने के बाद पंचायत के सभी स्तरों के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ हुआ था, तब वो हुआ था मध्य प्रदेश में। 73वें संशोधन के लागू होने के बाद पंचायत के सभी स्तरों के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के लिए। प्रथम संसदीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वो की गई थी 2005 में। प्रथम संसदीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 2005 में। निम्नलिखित में से कौन जांच करने के लिए समिति नहीं है, तब वो नहीं है अधीनस्थ विधान समिति। निम्नलिखित में से कौन जांच करने के लिए समिति नहीं है, तो अधीनस्थ विधान समिति। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए लोकसभा में एक समिति होती है लेकिन राज्यसभा के पास नहीं होती है, तो वो है निजी सदस्य के विधेयक और प्रस्ताव समिति। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए लोकसभा में एक समिति होती है लेकिन राज्यसभा के पास नहीं होती है, तो निजी सदस्य के विधेयकों और प्रस्ताव समिति। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक और वर्तमान संख्या कितनी है, तो प्रारंभिक संख्या 8 और वर्तमान संख्या 34 है। प्रारंभिक संख्या 8 और वर्तमान संख्या 34 है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक और वर्तमान संख्या कितनी है, तो 8 और 34। सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा का पहली बार उल्लंघन किस वर्ष किया गया था, तब वो किया गया था 1973। सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा का पहली बार उल्लंघन किस वर्ष किया गया था, तो 1973। बजट अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो वो कौन नहीं है, तो वो है संसद करों को बढ़ा या घटा सकती है। बजट के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो संसद करों को बढ़ा या घटा सकती है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जा सकता है,
तब वो कहा जा सकता है नौकरशाही। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जा सकता है? नौकरशाही। पुनर्बैठक के लिए निर्धारित दिन का नाम लिए बिना किसी सदन के बैठक की समाप्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन। पुनर्बैठक के लिए निर्धारित दिन का नाम लिए बिना किसी सदन की बैठक की समाप्ति को कहा जाता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। निम्नलिखित में से कौन सा विवाद भारत की सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य यानी एक्सक्लूसिव मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो वो आता है राज्य और केंद्र के बीच विवाद। निम्नलिखित में से कौन सा विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य यानी एक्सक्लूसिव मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? राज्य और केंद्र के बीच विवाद। सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुमति याचिका किसके तहत स्वीकार किया जाता है? तो वो किया जाता है अनुच्छेद 136। सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति याचिका किसके तहत स्वीकार किया जाता है? तो अनुच्छेद 136। उपचारात्मक याचिका की अवधारणा सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब विकसित की गई थी? तो वो विकसित की गई थी रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य मामला 2002। उपचारात्मक याचिका की अवधारणा सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब विकसित की गई थी? तो रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य मामला 2002। 56 नंबर, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है? तो वो दी जा सकती है एक पार्टी जो लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वैध वोट हासिल करती है और लोकसभा में 5 सीटें जीतती है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है? तो एक पार्टी जो लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वैध वोट हासिल करती है और लोकसभा में 5 सीटें जीतती है। निम्नलिखित में से किस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में 5 या अधिक न्यायाधीशों के पीठ द्वारा की जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित और संवैधानिक मामला, यही दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए? तो राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित और संवैधानिक मामले। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय करने की शक्ति है? तो ये किसके पास शक्ति होता है? तो ये होता है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ई ही हो जाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति और सदन के पीठासीन अधिकारी। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति और सदन के पीठासीन अधिकारी के पास। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो यह भारत के संविधान की मूल संरचना का एक तत्व है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के संदर्भ में सही विकल्प का पहचान कीजिए। तो यह भारत के संविधान की मूल संरचना का एक तत्व है। संसद के किस सत्र में निजी सदस्य संकल्प पर चर्चा की जाती है? तो वो की जाती है प्रत्येक दूसरे शुक्रवार के दूसरे सत्र में। संसद के किस सत्र में निजी सदस्य संकल्प पर चर्चा की जाती है? तो प्रत्येक दूसरे शुक्रवार के दूसरे सत्र में। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद राज्य सूची के मामलों में पर निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कानून बना सकती है? तो वो बना सकती है राष्ट्रीय आपातकालीन काल के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए और राष्ट्रपति शासन के दौरान, यानी ऑप्शन ई। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद राज्य सूची के मामलों पर निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कानून बना सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए और राष्ट्रपति शासन के दौरान। 62 नंबर, शहरी स्थानीय निकायों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3-1-2-4। 3-1-2-4। देखिए, वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प 1870 में आया था। कब आया था? 1870 में। और 1726 में बम्बई और कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना की गई थी।
कलकत्ता में कब की गई थी? तो 1726 में। इसके साथ साथ बम्बई में भी नगर निगमों की स्थापना। वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प कब आया था? तो 1870 में। और लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा कब कहा गया? तो स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित कब किया गया? देखिए एक चीज़ और देखिए कि 1907 में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। 1907 में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति कब की गई? तो 1907 में। और 1909 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अध्यक्ष होथ हाउस थे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में शुरू की गई द्वैध शासन योजना के तहत स्थानीय स्वशासन एक जिम्मेदार भारतीय मंत्री के प्रभार के तहत एक स्थानांतरीय विषय बन गया। 1924 में केंद्रीय विधायिका द्वारा छावनी अधिनियम पारित किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा शुरू की गई प्रांतीय स्वायत्तता योजना के तहत स्थानीय शासन को एक प्रांतीय विषय घोषित किया गया। तो ये कब किया गया? 1935 में। 1935 में। तो आप मिलान कर लीजिए कि 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प आया। 1870 में क्या आया? वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प। और 1907 में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति। 1907 में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति। और तीसरा, भारत में नगर निगम की स्थापना कलकत्ता में हुई, जो कि 1726 में हुई थी। और इसी के साथ मुंबई में भी हुआ था कलकत्ता के साथ साथ 1726 में ही। और 1935 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। तो आप मिलान कर लेंगे तो 1726 पहले और फिर 1870, यानी 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2 और 2 के बाद 4, यानी ये। तो आंसर मिल गया। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान नहीं है? तो वो है राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान नहीं है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लोकनायक जयप्रकाश नारायण से संबंधित है? कौन सी घटना से संबंधित है? तो ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए भूदान आंदोलन और संपूर्ण क्रांति, ये दोनों ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, भूदान आंदोलन और संपूर्ण क्रांति। वीवीपैट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है, यह एक मतदाता को कागजी रसीद के आधार पर अपने वोट की चुनौती देने की अनुमति देता है। वीवीपैट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक मतदाता को कागजी रसीद के आधार पर अपने वोट को चुनौती देने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन से शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार विधायिका द्वारा बनाए और प्रशासित किए जाते हैं? तब वो किए जाते हैं नगर क्षेत्र समिति को, टाउन एरिया कमेटी, नगर क्षेत्र समिति को। निम्नलिखित में से कौन से शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार विधायिका द्वारा बनाए और प्रशासित किए जाते हैं? तो नगर क्षेत्र समिति यानी टाउन एरिया कमेटी। निम्नलिखित में से कौन किसी विशेष राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के संबंध में निर्णय लेता है? तब वो लेता है परिसीमन आयोग। निम्नलिखित में से कौन किसी विशेष राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के संबंध में निर्णय लेता है? तो परिसीमन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है? तो वो कौन बढ़ा सकता है? तो संसद। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है? तो संसद। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। लोकसभा में प्रोटेम अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। संसदीय साधन कंगारू और गिलोटीन नामक निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से संबंधित है? तो वो संबंधित है समापन प्रस्ताव से। संसदीय साधन कंगारू और गिलोटीन निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से संबंधित है? तो समापन प्रस्ताव से। निम्नलिखित में से कौन नगर निकायों के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है? तो वो है स्वच्छ भारत उपकर शेष। निम्नलिखित में से कौन नगर निकायों के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है? तो स्वच्छ भारत उपकर शेष। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम का ने दिल्ली
कि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया है। तो वो है 69वां का 1991, 69वां का 1991 की संवैधानिक संशोधन अधिनियम का ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया है। तो 69वां का 1991 निम्नलिखित में से किसने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट करने वाले आयोगों का नेतृत्व किया है? तो वो क्या है? UN ढेबर। निम्नलिखित में से किसने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट करने वाले आयोगों का नेतृत्व किया है? तो UN ढेबर। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है वे भूमि, जंगल, विवाह, तलाक आदि पर कानून बना सकते हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो भूमि, जंगल, विवाह, तलाक आदि पर कानून बना सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, माने सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो अनुच्छेद एक तरफ देखिए और एक तरफ विषय देखिए कौन सा सही नहीं है। तो 244 में पांडिचेरी का प्रशासन के बारे में बात नहीं किया गया है। तो 244 में बात किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित 244 में बात किया गया है। 5वीं अनुसूची के प्रावधान जो आपको हम ऑलरेडी बता दिए थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का और नियंत्रण पर लागू होंगे। अब देख लीजिए 239A पांडिचेरी के प्रशासन से संबंधित है। ये पांडिचेरी का प्रशासन पूछे तो 239A बताइएगा, 244 का सब क्लॉज ए। और 239 का डबल ए दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान है। 239A में पांडिचेरी और डबल ए में दिल्ली के संबंध में, और 239 केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन, और 350 भी भाषाई मंत्री के लिए विशेष अधिकारी। 350 बी के लिए भाषाई मंत्री के लिए विशेष अधिकारी। एक बार फिर से देखेंगे, 239 बात किया गया है केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। 239 क्या बात किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। और 239A दिल्ली के 239A पांडिचेरी का प्रशासन बात किया गया है। और 239 डबल ए दिल्ली के संबंध में प्रावधान किया गया है। और 244 SC ST वालों के लिए किया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किया गया है। और 350 भी भाषाई मंत्री के लिए विशेष अधिकारी। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन सत्य हो जाएगा, आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना था। 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना था। वायसराय की विस्तारित विधान परिषद में भारतीयों को नामित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रावधान किया गया था? तो वो किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय के विस्तारित विधान परिषद में भारतीयों को नामित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रावधान किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। निम्नलिखित में 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के लिए नियुक्त समिति का नेतृत्व किसने किया? तो अशोक मेहता ने। 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के लिए नियुक्त समिति का नेतृत्व किसने किया? तो अशोक मेहता ने। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो वो लिया तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। इसका एक्चुअली में आंसर ई होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू भी थे और भीमराव अंबेडकर भी थे। तीनों गोलमेज में BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों ही थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो कथन सत्य हो जाएगा कि इसने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया।
सीबीआई डैश निकाय है, जबकि सीबीसी एक कौन सा निकाय है? सीबीसी। यहाँ पे सीबीसी और सीबीआई के बारे में पूछ रहा है कि सीबीआई कौन सा निकाय है और सीबीसी कौन सा निकाय है। तो देखिए, अगर सीबीआई के बारे में तो बोलें तो कार्यकारी निकाय है, और अगर सीबीआई के बारे में बोलें तो वैधानिक निकाय है। कार्यकारी निकाय और वैधानिक निकाय, एग्जीक्यूटिव और स्टेचुअरी, ये स्टेचुअरी कहलाएगा वैधानिक, और कार्यकारी एग्जीक्यूटिव। तो सीबीआई एग्जीक्यूटिव अधिकार निकाय है, और वैधानिक निकाय सीबीसी है, यानी स्टेचुअरी। लोकपाल का संस्थान सबसे पहले बनाया गया था, कहाँ पे बनाया गया था? तो स्वीडन में। लोकपाल का संस्थान सबसे पहले बनाया गया था स्वीडन में। लोकायुक्त की संस्था सबसे पहले डैश में स्थापित की गई थी, तब वो की गई थी महाराष्ट्र में। लोकायुक्त की संस्था सबसे पहले महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका या अपील करने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है अंग्रेजी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका या अपील करने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? सही कथन सुमेलित देखिए क्या है, तो इसका अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा सही सुमेलित है। 343 में क्या बात किया गया है? तो संघ की आधिकारिक भाषा, जिसको संघ की राजभाषा कहते हैं। बाकी देखिए 323A में प्रशासनिक मामलों के न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण है। न्यायाधिकरण है किसके लिए? तो प्रशासनिक मामलों के न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण कौन है? तो 323 का ए आर्टिकल किसके लिए? प्रशासनिक मामलों के लिए। तो प्रशासनिक मामलों के न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण है। अनुच्छेद 323B, यह अन्य मामलों के न्याय निर्णय के लिए ट्रिब्यूनल है। 323B क्या है? तो अन्य मामलों के न्याय निर्णय के लिए ट्रिब्यूनल है। और 330 क्या है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का प्रतिनिधित्व। 331 क्या है? तो ये जो अभी स्टेटमेंट लिखा देख रहे हैं वो 331 है। और 330 में तो बता दिया कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण। ये अनुच्छेद 330 में क्या है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण। 331 में बता दिया एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का प्रतिनिधित्व। 341 अनुसूचित जाति के लिए है, ये अनुसूचित जाति के लिए है। 342 अनुसूचित जाति के लिए, 342 पूछे तो अनुसूचित जनजाति के लिए, और ये एससी के लिए, और ये एसटी के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो जानवरों और नावों पर कर, जानवर और नावों पर जो कर होता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये राज्य सूची का संबंधित है। ये कौन से सूची में आता है? तो राज्य सूची में। बिजली, बॉयलर और विवाह और तलाक ये सारे संघ सूची में आते हैं। बिजली, बॉयलर, विवाह और तलाक किसके अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से वरीयता के क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले बड़ा लिखना है, फिर छोटा। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा सी कैसे? अपने आप राज्यों का राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति, और फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, और फिर संघ के कैबिनेट मंत्री। देखिए आप लोग को मैं एक बता देता हूँ हायरार्की, आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा प्रेसिडेंट होता है, करंट प्रेसिडेंट माने प्रेजेंट प्रेसिडेंट। इसके बाद उपाध्यक्ष होते हैं, जिसको आप उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, माने वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं। फिर प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बाद राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, यानी गवर्नर के बाद नंबर आता है पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति माने प्रेसिडेंट, मतलब पूर्व मतलब जो ऑलरेडी एक्स प्रेसिडेंट और एक्स प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो इसके इक्विवेलेंट होते हैं। इसके बाद नंबर आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष का। इनके बाद क्या नंबर आता है? तो मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद नंबर आता है, इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। फिर इसके बाद और भारत रत्न उपाधि धारक होते हैं। इस तरीके से और होते हैं, बस इतना आप याद रखिए, फिर कभी और बता देंगे।
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियमों के तहत लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। कब की गई? तो 31वां संविधान संशोधन 1972 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वां संविधान संशोधन 1972। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये आपको पता होगा, एन.वी. रमन्ना। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना। दल बदल विरोधी कानून 1979 के शुरुआत में कहाँ लागू किया गया था? तो वो लागू किया गया था 92 का सी, पश्चिम बंगाल में। देखिए, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो एन.वी. रमन्ना थे वो 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। कितने नंबर के? 48 नंबर के। दल बदल विरोधी कानून 1979 के शुरुआत में कहाँ लागू किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है, तो वो कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में जो जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें हैं वो 6 सीटों को रिजर्व किया गया है। उसके बाद उड़ीसा का स्थान है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की सबसे बड़ी संख्या 17 में है। अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं। यूपी में जाति के लिए माने एससी के लिए सबसे अधिक 17 है। इसके बाद पश्चिम बंगाल 10 है। जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका पेश की गई थी तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस वक्त थे पी.एन. भगवती, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका पेश की गई थी तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो नवनिर्वाचित पंचायत का कार्यकाल होता है शेष बचे अवधि के लिए। यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो नवनिर्वाचित पंचायत का कार्यकाल होता है शेष बचे अवधि के लिए। ग्राम न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उच्च न्यायालयों द्वारा राज्य सरकारों को परामर्श से गाँव न्यायालयों की स्थापना की जाती है। ग्राम न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो उच्च न्यायालयों द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाती है। अब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछ रहा है, तो देखिए सही सुमेलित क्या हो जाएगा? सही है टेक्नोक्रेसी, तकनीकी तंत्र, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शासन प्रणाली। टेक्नोक्रेसी क्या है? तो तकनीकी तंत्र, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शासन प्रणाली। अनिवार्यता सिद्धांत यानी इसेंशियली डॉक्ट्रिन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के आधार पर है? तो ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26। अनिवार्यता सिद्धांत इसेंशियली डॉक्ट्रिन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के आधार पर है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26। भारत के संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन विधेयक सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक। भारत के संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन विधेयक सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? स्वराज विधेयक। निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श का अर्थ सहमति है? तो वो है द्वितीय न्यायाधीशों का मामला 1993। निम्नलिखित में से किस मामले या मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध में परामर्श का अर्थ सहमति है? तो द्वितीय न्यायाधीशों का मामला 1993। सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों को नियुक्त करने के लिए संविधान द्वारा किसे अधिकृत किया गया है? तो वो किया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों को नियुक्त करने के लिए संविधान द्वारा किसे अधिकृत किया गया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश।
संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के राज्य के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों सैन्य न्यायालयों को छोड़कर के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है? तब वो प्रदान करता है अनुच्छेद 227। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को राज्य के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों सैन्य न्यायालयों को छोड़कर के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 227। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि यदि इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए आयोग घोषित कर दिया जाएगा यदि वह लाभ के पद पर रहता है, वह भारत का नागरिक नहीं है, वह चुनाव अपराधों का दोषी पाया जाता है, उन्हें अस्पृश्यता का भाव रखने के लिए दंडित किया जाता है। तो ये सारे ही सही हैं, माने ऐसे पे आयोग घोषित कर दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष पद से निम्नलिखित को लिखकर इस्तीफा दे सकता है। तो किसको? तो वो उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर को लोकसभा अध्यक्ष अपने पद निम्नलिखित को लिखकर इस्तीफा दे सकता है। तो उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर को। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है भारत की संसद। एक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो भारत की संसद। निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो नागालैंड में। निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है? तो नागालैंड में। यदि किसी राज्य की राजभाषा में उच्च न्यायालय का निर्णय जारी किया जाता है तो अनुवाद को डैश में भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। तो इसका आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। यदि किसी राज्य की राजभाषा में उच्च न्यायालय का निर्णय जारी किया जाता है तो अनुवाद को अंग्रेजी में भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों और लक्षद्वीपों का क्षेत्राधिकार क्रमशः किस उच्च न्यायालय के अधीन है? तब वो है कोलकाता, केरल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता के अधीन है और लक्षद्वीप केरल के अधीन है, केरल के हाईकोर्ट के अधीन है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं कर सकता। तब वो नहीं कर सकता ऑप्शन ई। देखिए, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं कर सकता उच्च न्यायालय में वकालत जहां वह न्यायाधीश थे। भारत के निचली अदालतों में वकालत, उच्च न्यायालय में वकालत जहां से वह न्यायाधीश थे। भारत की निचली अदालतों में वकालत उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जा सकता है? तब वो किया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सही नहीं है? तो वो सही नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सही नहीं है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस निर्णय में यह कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की याचिकाओं क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है? तो वो है चंद्र कुमार केस 1997। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस निर्णय में यह कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की याचिकाओं क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? तो चंद्र कुमार केस 1997। एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अभिलेख रिकॉर्ड की अदालत है, इसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है उच्च न्यायालयों के निर्णय कार्यवाहियों और कार्य सदा स्मृति के लिए दर्ज किए जाते हैं। एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अभिलेख रिकॉर्ड की अदालत है, इसका क्या अर्थ है? तो उच्च न्यायालयों के निर्णय कार्यवाहियों और कार्य सदा स्मृति के लिए दर्ज किए जाते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट, कैट माने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किसके द्वारा बाध्य हैं? तो वो हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किसके द्वारा बाध्य हैं? तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अंग्रेजी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। शब्द जिला न्यायाधीश निहित है, वो क्या निहित है?
इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी सही है। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होता है, अपर सत्र न्यायाधीश होता है और अपर जिला न्यायाधीश होता है। शब्द जिला न्यायाधीश निहित है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर सत्र न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन आपराधिक मामलों का फैसला करता है जो अवधि के लिए सकारावास दंडनीय है, तो वो है 7 साल के लिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन आपराधिक मामलों का फैसला करता है जो एक अवधि के लिए सकारावास दंडनीय है, 7 साल के लिए। पंचायत न्यायालय सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो वो करते हैं सिविल मामले और आपराधिक मामले। पंचायत न्यायालय सुलझाने का प्रयास करते हैं सिविल मामले और आपराधिक मामले। स्वतंत्रता के बाद के युग में पहला लोक अदालत शिविर में आयोजित किया गया था, तब वो किया गया था गुजरात। स्वतंत्रता के बाद के युग में पहला लोक अदालत शिविर गुजरात में आयोजित किया गया था। अनुच्छेद 371 एफ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, तो वो करता है सिक्किम के लिए। 371 एफ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, तो सिक्किम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार एनएचआरसी के आयोग के बारे में सही नहीं है, तो वो है एनएचआरसी में विशेष आमंत्रण पर राष्ट्रीय बाल श्रम संरक्षण आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, तो एनएचआरसी में विशेष आमंत्रण पर राष्ट्रीय बाल श्रम संरक्षण आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाती है, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है, तो मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता, एक राज्य कैबिनेट मंत्री। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति के सलाह पर की जाती है, जिसमें शामिल है मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता, एक राज्य कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर की जाती है, जिसमें शामिल है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर की जाती है, जिसमें शामिल है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में शामिल है, तो क्या शामिल है, ऑप्शन ई शामिल है, मतलब ए और सी सही है। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समूह ग्रुप डी कर्मी लोकपाल अधिकार क्षेत्र में शामिल है, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के समूह ग्रुप डी कर्मी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वो है मानवाधिकार। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है, मानवाधिकार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितनी अवधि के भीतर होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 6 महीना। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव की अवधि कितने अवधि के भीतर हो जानी चाहिए, तो 6 महीना। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 1959। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, तो 1959। संविधान के किस भाग में राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का निर्देश दिया गया था, तो वो दिया गया था नीति निर्देशक तत्व में। संविधान के किस भाग में राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का निर्देश दिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन शहरी क्षेत्रों जैसे कस्बों और शहरों में प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय प्रशासनिक निकायों के लिए वैधानिक प्रावधानों से संबंधित है, तो वो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। निम्नलिखित में से कौन शहरी क्षेत्रों जैसे कस्बों और शहरों में प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय प्रशासनिक निकायों के लिए वैधानिक प्रावधानों से संबंधित है, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो वो होते हैं
संबंधित गांवों के सभी मतदाता। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो संबंधित गांवों के सभी मतदाता। राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 243। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? अनुच्छेद 243। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो वो 11वीं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो वो की गई है दूसरी। भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो दूसरी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट प्राप्त है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट प्राप्त है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 2009 से 10। निम्नलिखित में से किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? 2009 से 10। अयमानम भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। अयमानम भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। राजनीतिक लोकतंत्र का मूल चुनावी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत में निहित है, जो इस पर आधारित है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। राजनीतिक लोकतंत्र का मूल चुनावी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत में निहित है, जो इस पर आधारित है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। किसी चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित की सिफारिश के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो वो है मुख्य चुनाव आयुक्त। किसी चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित की सिफारिश के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता? तो मुख्य चुनाव आयुक्त से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो ये मिलान करने के लिए क्या हो जाएगा? आंसर सी। आंसर सी। सी में क्या है? तो ए का 1, ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और 4 का डी का 4। देख लीजिए, वित्त आयोग 280 में बात किया गया। 280 में, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग 340 में, पिछड़ा वर्ग आयोग 340 में, 324 में चुनाव आयोग और 344 में राजभाषा आयोग। 344 में राजभाषा आयोग, 324 में चुनाव आयोग और 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग, 280 में वित्त आयोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कार्यालय को भारत में सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के 4 ग्रहों में एक के रूप में वर्णित किया है। तब वो किया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कार्यालय को भारत के सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के 4 ग्रहों में से एक रूप में वर्णित किया है। निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 ग्रह नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बाकी सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये हैं। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग हैं। 142। अब इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है। कौन सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2002 में ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में ही हुआ था अधिनियम। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिनियम कब आया था? 1993 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी 1993 में। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में। तो 1993 में एक आया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग आया और 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आया। भारत में लोकतंत्र मौजूद है, लोगों की भागीदारी और सहयोग के बिना लोकतंत्र विफल हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जनता को भाग लेना चाहिए और सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र मौजूद है, लोगों की भागीदारी और सहयोग के बिना लोकतंत्र विफल हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जनता को भाग लेना चाहिए और सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। 144 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 108। निम्नलिखित में से कौन संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तब वो थे भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था कौन नहीं है? तो वो है ग्राम सहकारी समिति। ये पंचायती राज संस्था नहीं है। बाकी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत समिति ये तीनों ही हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत समिति ये तीनों ही पंचायती राज संस्था है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो वो था डॉक्टर BN राव। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? डॉक्टर BN राव। यह निर्दिष्ट करने का अधिकार कि किन जातियों को अनुसूचित जाति माना जाएगा डैश के पास है। तो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। यह निर्दिष्ट करने का अधिकार कि किन जातियों को अनुसूचित जाति माना जाएगा किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। 150 नंबर का क्वेश्चन। 101वां संविधान संशोधन संबंधित था, तब वो संबंधित था माल और सेवा कर से, यानी GST को शामिल करना। 101वां संविधान संशोधन संबंधित था तो GST को लागू करना, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू करना। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग का प्रैक्टिस सेट जो परफेक्शन IAS का था 7 नंबर का वो खत्म हो गया। अब इसके बाद परफेक्शन IAS का ही 8वां सेट, 9वां सेट इस तरीके से क्रम में आते जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप लोग को मैं छोड़े चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप अपना चरित्र इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।